पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि हाँ मार्क्स इतने आने वाले हैं? रिएक्शन या वो भी काम थे, हमें पता था हमारी बेटी तो पढ़ती है, इस बार पक्का आने ही थे, उसका तो क्लियर ही था। एज सच कोई वो नहीं था रिएक्शन की मैंने मार्क्स बता दिए मम्मी को, ओके मम्मी को जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक ये था कि मैं OMR गलत ना भर, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मैंने सारे आंसर्स एक ही टाइम में भरे हैं। अच्छा। तो मेरे को सबसे पहले इसी बात पे डांट पड़ी कि तू इतना ब्लंडर कैसे कर सकती है। मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी उस दिन, तो मैंने उनके सामने बता दिया कि मेरे इतने बन रहे हैं, तो मैंने मेरे को चुप करवा दिया, लग जाएगी। हाँ मुझे लगता है अगर मैंने बता दिया तो मेरे OMR में शायद कुछ बबलिंग इधर उधर खुद से हो जाएगी तो इसलिए नहीं बताना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेक टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट को। आज हमारे साथ हैं याशिका, जिनका पहले ही अटेम्प्ट में नीट का स्कोर था 672। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उनकी जर्नी को और कैसे वो नीट एग्जाम को क्लियर करके आज दिल्ली के एक टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में। सो हेलो याशिका, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कब डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर बनना है? टू बी ऑनेस्ट मैंने 10th के बाद ही मैं थोड़ा रिसर्च साइड में गई थी कि मुझे करना क्या है। मैंने काउंसल्स भी मतलब पेरेंट्स ने करती थी कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था कि मेरे को। अच्छा, करियर काउंसलिंग लिया था? हाँ, करियर काउंसलिंग, एक्सीलेंट। कि कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो उसमें मेडिकल में देखा तो मेरे को इतना वो नहीं था कि मेरे को लगा कि इसमें तो एकदम ही रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ है, तो मैं नॉन मेडिकल साइड जाऊँगी। अच्छा। तो मैं एंड तक एकदम कंफ्यूजन में थी कि मेडिकल नॉन मेडिकल, क्योंकि साइंस तो लेनी थी, इतना है, तो बस मेडिकल नॉन मेडिकल में कंफ्यूजन था। फिर एक दिन पापा ने आके बोल दिया तो मेडिकल ले ले। अच्छा तो वो हो गया। ऐसे कुछ वो नहीं था कि मैंने पहले से सोचा हुआ था कि डॉक्टर ही बनना है। राइट। बायो में इंटरेस्ट था लेकिन? हाँ, बायो साइंस। अच्छा, और मैथ्स में? मैथ्स तो मेरी अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैथ्स से डर था इसीलिए मैंने राइट, तो मैथ्स में भी सही था। तो ठीक है, तो फिर बायो ले लिया। उसके बाद 11th-12th की क्या जर्नी रही आपकी? 11th-12th में मैंने नॉन अटेंडिंग किया था। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हरियाणा के। अच्छा, ठीक है। तो वो बेनिफिट आ जाता है ना दिल्ली कोटा राइट। जैसे। एंड मैंने कोचिंग ली थी आकाश से। ठीक है। तो उस टाइम तो खैर ऑनलाइन ही था सब कुछ, कोरोना की वजह से। राइट। तो ऑनलाइन स्टडीज चलती थी। 11th-12th वही कोचिंग में करा एंड फिर 12th के साथ नीट। तो आपका फोकस शुरू से ही नीट था या क्या था कि यार मैं पहले 12th के बोर्ड्स कर लेती उसके बाद? नहीं, बोर्ड्स पे तो इतना ध्यान नहीं, मतलब 11th में तो कुछ होता ही नहीं ऐसा, तो उसमें तो नीट ही नीट चलता है। 12th में भी आके लाइक बोर्ड से 1-2 महीना पहले हो गया था कि चलो थोड़ा बोर्ड्स पे फोकस कर लेते हैं। 2 महीने में नहीं, 1 महीना या 15-20 दिन। राइट। ऐसा होता है ना कि मतलब आपने नीट लेवल का पढ़ लिया तो बोर्ड्स का तो तुम कर ही लोगे, बस थोड़ा सब्जेक्टिव लिखने होने आंसर्स को। सो नीट पे ज़्यादा फोकस रहता था। एंड इवन फॉर द स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हो कि नीट या बोर्ड में से किस पे फोकस करें, तो ऑब्वियसली मेन गोल इज नीट, एंड बोर्ड्स के मार्क्स कौन देख रहे हैं फिर तुम्हारे आगे जाके, थोड़े से कम रह भी गए तो सो नीट पे फोकस ज़्यादा। राइट। तो आपका स्केड्यूल क्या रहता है? दिन में कितने घंटे कोचिंग करते थे, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? कोचिंग हमारी शाम को होती थी 4 से 7:30 बजे तक। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कभी ऐसे टाइम देख के तो नहीं पढ़ा। मतलब सुबह एक पर्टिकुलर टाइम होगा ना, उठ जाते थे या? हाँ, मतलब 7-7:30 बजे उठ जाती थी। राइट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फ्रेश एंड ऑल दिस, तो मैं अप्रॉक्स 8-9 बजे तक तो पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा। एंड फिर मतलब दिमाग में होता था कि मेरे को आज ये चीज़ें करनी है। अच्छा। अभी लाइक टाइम वेस्ट हो गया तो फिर आता था कि यार अगले दिन का अच्छे से बनाऊंगी कि ये चीज़ें करनी है, तो वो गोल्स पूरे हो जाने चाहिए उनके, उससे पहले तो नहीं सोना। अच्छा। एंड सोने का भी इतना ऐसे नहीं था कि इतने बजे सोना है, जब नींद आए तब सो जाओ। कि ये नहीं है कि अगर तुम्हें 10 बजे आ रही है तो 10 बजे सो जाओ, 12 बजे तक नहीं आ रही तो 12 बजे सो जाओ। तो वही पूरा दिन थोड़ा बीच बीच में ब्रेक्स ले लो। तो ऐसे कोई वो नहीं था कि 3 घंटे पढ़ना है फिर ब्रेक लेना है। राइट। जब तक पढ़ा जा रहा है पढ़ लो, थोड़ा बोर हो गए थोड़ा तो फिर सोशल मीडिया पे चले जाओ। राइट। ब्रेक्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जब आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके केस में नीट के लिए जैसे? ब्रेक्स का रहता है, मतलब आप नहीं पढ़ सकते फॉर द लॉन्ग रन एक ही टाइम में, तो मतलब माइंड को फ्रेश करने के लिए यू नीड ब्रेक्स, राइट। तो वही है कि अब ऐसे भी नहीं कि ब्रेक्स लेने बैठ गए तो वो पूरा दिन ही आपका वेस्ट हो गया उन ब्रेक्स।
या तो मैंने मतलब एक स्ट्रैटेजी ऐसे सुनी थी कि अगर आपके पास दिन के मतलब ठीक है 24 घंटे में से 8 घंटे सोने में जा रहे हैं तो बाकी के लिए आप 3 घंटे पढ़ लो एक सब्जेक्ट, कोई 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ लो, फिर ब्रेक ले लो, दूसरे सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ लो, फिर एक ब्रेक ले लो, एंड तीसरे सब्जेक्ट 3 घंटे पढ़ लो, तो एक दिन की लाइक 9 घंटे की स्टडी होगी। राइट। तो वो पता भी नहीं चलता कि हमने 9 घंटे पढ़ लिया है दिन में, क्योंकि 3-3 घंटे इतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ सकते हो। 3 नहीं तो 2-2 घंटे ले लो, ब्रेक्स उतने कम कर लो। सो राइट। तो आपका मतलब ये रहता था कि डेली का एक गोल तो रहता था कि मुझे ये करना है एंड यू वुड इंश्योर कि मैं वो पूरा करूँ। राइट, ठीक है। तो 11th-12th में आपका दोनों टाइम यही स्केड्यूल रहा, यही आप फॉलो करते रहे? राइट, अच्छा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे शुरू में जैसे जब चैप्टर हो रहा है तब मॉड्यूल तो लगा लो पूरा। अच्छा। कि मॉड्यूल तो एटलीस्ट तुम्हारा पूरा होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा बुक्स तो इतना नीड है नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी भी मेरे को जब चल रही थी, मतलब जब सिलेबस हो रहा था तब इतना नहीं था, मुझे पता नहीं था कि एनसीईआरटी पे भी इतना वो है, तो मैं मॉड्यूल कर लेती थी। मॉड्यूल भी ऐसा था कि एनसीईआरटी बेस्ड होता था, उसके कुछ क्वेश्चंस, तो इतना लॉस हुआ नहीं मुझे इस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का। तो शुरू में तो मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लो, दैट इज़ इनफ, जो भी कोचिंग आप ले रहे हो, एंड साथ साथ में एनसीईआरटी रीड कर लो। देन एट द एंड जब आपके मॉक टेस्ट वगैरह हैं, मतलब होते हैं ना 11th के बाद भी सिर्फ 11th के सिलेबस के मॉक टेस्ट होते हैं, राइट। तो उसमें फिर वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट। क्योंकि उसमें अब आपको थ्योरी वाइज ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने सिलेबस तो कर ही लिया है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर जो आपके वीक पॉइंट्स है उन्हीं को पढ़ना है। राइट। तो वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का ड्यूरेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू प्रैक्टिसिंग पर डे। राइट। आप कितने कर रहे थे पर डे? वही अगेन मैंने कभी अप्रॉक्स बता सकती हूँ, हो जाते होंगे 100 to 150 तो आराम से। आप डेली करते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस? ओके, आई थिंक काफ़ी बड़ा एक वो है कि आप करते थे वो पूरे टाइम, रोज के 100-150 क्वेश्चन करना तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एंड उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत हो जाता है। नीट प्रेप का भी ऐसे था कि तो उसके साइड पे मैं क्वेश्चन लगाने जाती थी, उसमें तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में दिया हुआ है, तो वो बहुत यूजफुल था कि एनसीईआरटी मतलब इजी टू हायर लेवल भी है, इजी लेवल क्वेश्चन, मीडियम लेवल क्वेश्चन, हार्ड लेवल क्वेश्चन, राइट। एकदम सेग्रीगेशन वाइज है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प हो जाती थी। तो वो वाले क्वेश्चन भी मैं काफ़ी प्रैक्टिस करती थी। उसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिख जाता है कि इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। हाँ, वो भी ज़रूरी होता है, यहाँ पे एक डैशबोर्ड में आपको आइडिया रहे कि मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। राइट। तो आकाश से कोचिंग करते करते कोई और सप्लीमेंट्री कोचिंग या क्वेश्चन बैंक जो आपने लिया हो? सप्लीमेंट्री कोचिंग में तो डिवाइन नीट प्रेप का यूज़ करती थी, और एक पीडब्ल्यू के लेक्चर्स देखने के लिए, Right. कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया वहाँ से समझ, जैसे फिजिक्स के लिए है वो एमआर सर वगैरह यूज़ करती थी मैं। और ऐसे कोई और कोचिंग का सप्लीमेंट्री मटेरियल तो मैंने यूज़ नहीं किया, कोटा और इन सब का। राइट। तो इससे आई थिंक ये सफिशिएंट था आपके लिए। नीट प्रेप से कौन सा आपने कैसे प्रैक्टिस करती थी, किस पर्टिकुलर चीज़ को? वहाँ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ किया था नीट प्रेप को। वो भी 11th, वो भी मुझे ऐसे नहीं कि शुरू से ही पता था, 11th के एंड पे, हाँ 11th के एंड पे आके मुझे पता चला कि उसे नीट प्रेप पे भी ऐसे क्वेश्चंस का ये चीज़ है, तो फिर मैंने तब करना शुरू। राइट, ठीक है। तो फिर आप 12th में आ गए और अभी बोर्ड्स देने हैं। बोर्ड्स में क्या परसेंटेज रहा आपका? 91%। राइट। तो मतलब आप शुरू से ही एक ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में रहे हैं? हाँ, मतलब स्कूल में 10th तक तो किया था, मतलब टॉप किया था, तो स्कूल में भी टैग्स भी नहीं हुए थे। कौन कौन से टॉपर के? मतलब जैसे 5th क्लास में डायमंड, रोबोट और अच्छा, नाइस। हमारे स्कूल में ही देते थे यार, बट हाँ ठीक है। तो नाइस। तो उसके बाद फिर आपने बोर्ड एग्जाम्स दे दिए। बोर्ड एग्जाम से लेके नीट एग्जाम तक आपने अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखी? क्योंकि आई थिंक आपका कोर्स तो हो ही चुका था क्योंकि आपने बोर्ड्स दे दिए थे। तो उस टाइम पे आपने कैसे पढ़ाई की? बोर्ड के बाद बोर्ड से नीट हमारे शायद ज़्यादा अच्छा नहीं था, टाइम तो था काफ़ी, 3 महीने थे हमारे पास बोर्ड और नीट के बीच में। तो वही लास्ट 3 मंथ्स में तो यही होता है कि अपना सिलेबस एकदम कंसाइज कर लो, अपने रिसोर्सेज कंसाइज कर लो, ऐसे नहीं कि अब बहुत ज़्यादा ही फैला रहे हैं अपने कहीं से कैसे कर रहे हैं। राइट। एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज, मतलब लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बढ़ जानी चाहिए। हाँ वही है। उसके अलावा ये मेरा होता था कि मैं क्वेश्चन या कोई भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ लास्ट में, तो एनालाइज उसको करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
मॉक टेस्ट को, तो जब मॉक टेस्ट दिया किसी बच्चे ने या मैंने ही दिया, ठीक है, तो उसमें होता था कि जो भी टॉपिक मुझे हुआ मेरा गलत, तो मैं एक नोटबुक, सेपरेट नोटबुक बनाई हुई थी, उसमें लिख लिया कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो फिर मैं उस टॉपिक के लेक्चर देख लेती थी या फिर उसको बुक से रीड कर लिया। अच्छा, ये चीज़ राइट, ठीक है। तो लास्ट के 3 मंथ्स में तो यही रहना चाहिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, जो तुम्हें खुद से भी पता है कि ठीक है मेरा ये टॉपिक वीक है, तो उन वीक टॉपिक्स पे थोड़ा फोकस और उनको थोड़ा ठीक कर लो कि आ जाए पेपर में क्वेश्चन उससे, तो राइट, तो आप कर पाओ, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज क्या आपकी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब तैयारी करने की, समझने की? बायो में तो मेरे को हो गया था कि एनसीईआरटी से बाहर तो जाना ही नहीं है, तो जब चैप्टर्स चलते थे, जब सिलेबस हो रहा था, तब तो होता था कि ठीक है थोड़ा लेवल हाई पढ़ लिया, क्योंकि पढ़ा देते थे हमें, तो हमें भी होता था कि चलो पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट पढ़ाया है तो। पर एंड तक आते आते हो गया था कि अब तो बायो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए थे, तो दिख गया था कि एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, राइट, कोई फ़ायदा नहीं है बाहर का एक्स्ट्रा चीज़ करने का। तो बायो के लिए तो एनसीईआरटी सबको पता ही होगा, नीट एस्पिरेंट एक चीज़ तो पता है सबको कि एनसीईआरटी करनी है, वहीं से bio की। पढ़ना है। हाँ। हाँ। और फिजिक्स में पहले केमिस्ट्री में आ जाता है। केमिस्ट्री में वही अलग अलग, जैसे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक के लिए भी अगेन एनसीईआरटी ही चीज़ है, एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं पूछते, थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे पर एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पूछेंगे। ऑर्गेनिक में भी जो रिएक्शंस हैं, जो कंसेप्ट एनसीईआरटी के, वही सेम वही एज इट इज़ आ जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर जो कोचिंग पढ़ा रही है साथ साथ में, तो वो बता देते हैं कि ठीक है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो वाली चीज़ एक बार अपने कोचिंग के नोट से कर सकते हैं ऑर्गेनिक के लिए। तो इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक के लिए मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चली गई थी, राइट, जस्ट इन केस आ जाए क्वेश्चंस तो। एंड फिजिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि उसको रीड करना था, इतना बोरिंग लगता था मुझे फिजिक्स की एनसीईआरटीज। हाँ। तो फिजिक्स के लिए मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे मैंने। फिर मेरे को फिजिक्स में 11th की फिजिक्स में मैंने उड़ाई दी थी एकदम, कि मैंने 11th में तो बस बायो पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री भी पढ़ ली थी मैंने, ऑर्गेनिक या जो मेन चीज़ें पढ़ ली थी। फिजिक्स में शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं, लॉज ऑफ मोशन और फोर्सेस और ये सब, तो ये यहाँ तक मेरे को बहुत डिफिकल्ट रहती थी, रोटेशन तक। फिर बाद में जब ग्रेविटेशन और ये इजी चैप्टर्स स्टार्ट हुए, तो वहाँ से मेरी फिजिक्स थोड़ी ठीक थी। तो 12th में मेरा ये था कि मेरे को 12th तो करनी है, साथ में वो 11th के जो मैंने छोड़ दिए चैप्टर्स, वो भी लेके चलना है। तो फिजिक्स के लिए मैंने वही आकाश के मॉड्यूल्स किए थे, तो सेकेंड में नीट प्रेप के क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस चाहिए थे। मेरे को फिजिक्स में ये था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्वेश्चन के सोर्सेज ढूंढ रही थी मैं बस। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन, नीट प्रेप के क्वेश्चंस, और फिजिक्स के नोट्स देख लिए थे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, नोट्स में से फॉर्मूला देख लिया कि क्यों नहीं आ रहा, और नोट्स खोल के बैठ जाओ, फिर क्वेश्चन कर लो अगर फर्स्ट टाइम में कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि यार आता ही नहीं है, कोई नहीं, अपने नोट्स में से ढूंढ लो क्या फॉर्मूला था या नहीं। क्वेश्चन फिजिक्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, थ्योरी बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, वो हो जाते हैं। क्वेश्चन में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो हो जाएंगे। राइट, ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि आपका बैकलॉग आ गया था, राइट? तो क्योंकि आपका 11th का फिजिक्स भी करना था जब आप 12th में थे, एंड बहुत स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जो इवन बोर्ड्स में फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें या बाद में भी दे रहे हैं, कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बैकलॉग को कैसे क्लियर करें। आपने क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट की थी कि उस बैकलॉग को, उसकी वजह से एक तो प्रेशराइज ना हो और उसको सही से पढ़ ले ताकि अच्छे मार्क्स आए? बैकलॉग में मेरा ये होता था कि वीकेंड्स पे करूँ ट्राई बैकलॉग्स को कंप्लीट करने का, क्योंकि अगर मैं पहले का बैकलॉग करने बैठ जाऊँ अभी, तो मेरा अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो फिर बैकलॉग में चला जाएगा। राइट, सो मेरा था कि अभी प्रेजेंट का जो चल रहा है वो तो कर लो, जो सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा टाइम होता है वहाँ पे बैकलॉग्स को टाइम दे दो। तो ये होता है एक चीज़। एंड दूसरा कि अगर थोड़ा सा बैकलॉग बन गया है तो इतना ज़्यादा दिमाग में ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि अब तो पता नहीं क्या होगा, बैकलॉग बन गया इतना सारा मैं कैसे करूँगा। बहुत टाइम मिल जाएगा तो मैं कवर करने का, बस थोड़ा मैं टाइम यूटिलाइज या टाइम को थोड़ा स्क्वीज आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो बैकलॉग वाले कंटेंट को भी अपने शेड्यूल में डालने के। राइट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको फिर बैकलॉग ना बनने दें, उस पर अच्छे से फोकस करते रहें, एंड एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पीछे जो सब्जेक्ट्स आपके या चैप्टर छूट गए हैं उसको भी ध्यान में रखें, राइट? तो फाइनली आपका नीट का दिन आ गया है, उस दिन डिस्क्राइब कीजिए। एंशियस थे या नहीं थे, घबराहट हो रही थी, नहीं हो रही थी? जाते भी पढ़ रही थी मैं एक बार लास्ट टाइम देख रही थी और वीडियोस देख रही थी कि वन शॉट वीडियोस और ये सब, राइट। तो एंग्जियस तो हर बच्चा होता ही है, वही है।
पर फिर मेरा ये था कि एक बार वहाँ जाके वॉशरूम में जाके सेल्फ टॉक करके आऊंगी कि अच्छा। आता है, पढ़ लिया है बहुत, अब जो होगा, मतलब ये था कि खुद पे जब होता है ना कि तैयारी करी है मैंने, हाँ। तो फिर अब रिजल्ट चाहे कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, एटलीस्ट जब खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि मैंने तैयारी करी है। राइट राइट। सो इस चीज़ को लेके मैं गई थी एग्जाम हॉल में कि तैयारी करी है, अब जो होगा वो होगा। एंड फिर पेपर आने के बाद सारा ध्यान, सारा वो हट जाता है एक दिमाग से कि क्या होगा, वो सारा क्वेश्चन फिर आपके सारा ध्यान आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पे। राइट। तो हो गया था, फोकस के साथ करो पेपर ऐसे। मतलब आपको पेपर देते हुए समझ आ गया था कि हो जाएगा? हाँ। अच्छा। बायो हमारे टाइम में मुश्किल आई थी थोड़ी, बायो में बॉटनी जो मुश्किल आई थी, राइट। उसमें लेंथी क्वेश्चंस आए थे। तो मेरे को था कि बायो में मैंने टाइम लगा दिया था। फिर केमिस्ट्री, मतलब बायो केमिस्ट्री को मिला के मेरे 2 घंटे हो गए थे, 2:15 हो गए थे। अच्छा। तो मेरे को था अब तो मेरा पेपर छूटेगा, क्योंकि जनरली फिजिक्स मुश्किल होती है, तो मेरे यही Time consuming भी है। मेरे को तो हो गया था कि मेरा पेपर छूटेगा इस बार। अच्छा। तो फिर मैंने जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाई फिजिक्स में, देखा कि फिजिक्स तो एकदम मतलब लेवल ही उसी तरह से सेट किया हुआ है कि आप वो बायो मुश्किल हुई थी तो उन्होंने फिजिक्स इजी दी हुई थी। राइट। कि बच्चे का टाइम अगर चलो वहाँ चला गया तो यहाँ रिकवर कर लें। recover। राइट राइट। तो वो हो गई थी। राइट। तो ये है कि अगर कोई सेक्शन डिफिकल्ट आया है तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी के 2 सेक्शन वो भी इतने डिफिकल्ट होंगे, वहाँ पे शायद टाइम बच जिन्होंने जाए। पेपर सेट किए उन्हें पता है कि हाँ कैसे राइट, कैसे टाइम डिवाइड करना इक्वली कि वो 3 घंटे 20 मिनट जो है उसमें आप अच्छे से कर पाओ। राइट। तो बाहर आने के बाद एग्जाम हॉल से पेरेंट्स को बोल दिया था हो गया क्लियर? मैं एकदम स्माइल के साथ बाहर निकली एंड एकदम से होते हैं ना 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं एंड वो 3 घंटे के बाद आप ऐसे हो कि अब कुछ नहीं अब कुछ नहीं है ना, हाँ, खाली फील होता है कि अरे अब क्या करें। वो वाली फीलिंग थी कि हो गया बस, हो गया। अब से नो पढ़ाई। और फिर आते आंसर की चेक किया या अभी नहीं बाद में कर लूंगी? नहीं, एक्साइटमेंट तो थी, तो बस जल्दी कार में जा रही थी तो तभी मैं सर्च करने लगी थी कि कोई सी आंसर की निकली। राइट। तो घर जाके किया, फिर पापा ने क्वेश्चन पेपर ले गया, अभी तो रख दे इसे, अभी तो हमारे पास आके बैठे। राइट, ठीक है। तो उस दिन शाम तक आपको पता चल गया होगा हाँ कि आपका क्या स्कोर आने वाला है। ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी इस जर्नी में? काफ़ी अच्छा आपने मार्क्स स्कोर किया एंड 2 साल तक सपोर्ट बहुत रहा होगा उनका। हाँ, पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। मतलब उन्होंने कभी ऐसे ये नहीं करा कि डिस्टर्ब कर रहे हैं जब मैं पढ़ रही हूँ, अलग से बिठा के एक रूम दे दिया, क्या रूम नहीं तो अगर पढ़ रहे तो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था। अच्छा। तो जनरली होता है ना कि पढ़ रहा है बच्चा या लड़कों के साथ तो होता है मे बी कि बाहर का ये काम कर दे वो काम कर दे, तो पेरेंट्स को थोड़ा ये होना चाहिए कि अगर वो 2 साल एक बार आप उसे पढ़ने दो ढंग से, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, या लड़कियों का है कि थोड़ा हेल्प ले लिया घर के कामों में, तो वो चीज़ भी नहीं थी। पढ़ाई पे पूरा ध्यान मैं दे सकूं ये इंश्योर किया उन लोगों ने। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पेरेंट्स के लिए भी समझना कि भले ही वो नॉन अटेंडिंग स्कूल में है बच्चा, आप समझो वो स्कूल में है, वो यहाँ नहीं है, ताकि आप उनको डिस्टर्ब ना करें किसी काम में, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि हाँ मार्क्स इतने आने वाले हैं? रिएक्शन वो भी काम थे, हमें पता था हमारी बेटी तो पढ़ती है, इस बार पक्का आने ही थे, उसका तो क्लियर ही था। As such कोई वो नहीं था रिएक्शन की मैंने मार्क्स बता दिए मम्मी को, ओके मम्मी को जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक ये था कि मैं OMR गलत ना भर, क्योंकि मैंने बता दिया था कि मैंने सारे आंसर्स एक ही टाइम में भरे हैं। अच्छा। तो मेरे को सबसे पहले इसी बात पे डांट पड़ी कि तू इतना ब्लंडर कैसे कर सकती है, क्योंकि जनरली ऐसे करना होता है कि एक सेक्शन किया फिर OMR भरी, क्योंकि एक साथ जब OMR भरते हैं तो चांसेस होते हैं कि हम मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मतलब बबलिंग में मिस्टेक हो सकती है अगर हम एक ही साथ OMR भर रहे हैं। तो मेरे को पूरे जितने टाइम तक रिजल्ट नहीं आया तब तक इसी बात से परेशान करते रहे कि तूने OMR तो गलत ही भर दी ना। तो यशिका डाउट में थी कि शायद आए, पता नहीं भरी, लेकिन कोई बहुत बार बोले तो लगने लगता है कहीं हो ना गई हो मेरे से गलती ना। मम्मी की फ्रेंड भी आई हुई थी उस दिन, तो मैंने उनके सामने बता दिया कि मेरे इतने बन रहे हैं, तो मैंने मेरे को चुप करवा दिया भी लग जाएगी। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो मेरे OMR में शायद कुछ बबलिंग इधर उधर खुद से हो जाएगी, तो इसलिए नहीं बताना चाहिए। राइट। आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है फैमिली में? क्लोज रिलेटिव में फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, वैसे है कोई ना कोई। राइट, ठीक है। तो
आपका जो कॉलेज मिला आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी या कोई और फर्स्ट कॉलेज? प्रेफरेंस तो सबकी एम्स रहती है, जबकि पता होता है कि मुझे नहीं मिलने वाला, फिर भी टॉप में एम्स ही था। फिर उसके बाद मैमसी और वीएमएमसी, मैंने वीएमएमसी को ही चूज किया था सेकंड ऑप्शन पे, फिर बाकी कॉलेजेस। अच्छा, ठीक है। मॉक टेस्ट में जनरली आपका क्या स्कोर रहता था जब आप प्रिपेयर कर होता रहे है बच्चों का कि जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है वही उसी के अराउंड नीट में स्कोर आता है, अनलेस आपकी किस्मत गंदी ना हो जाए, Right. अच्छी ज़्यादा अच्छी ना हो जाए। तो मेरा मॉक टेस्ट में जब मैं फुल लास्ट के जो मैंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए 12th के बाद, तो 650 अबव स्कोर मेरा मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मॉक टेस्ट में रहा होगा। अच्छा, तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि मेरे फाइनल मॉक टेस्ट मतलब फाइनल नीट एग्जाम में मेरे 672 मार्क्स आ रहे थे। हाँ, बिकॉज बेशक मेरे स्कोर नहीं आता था मॉक टेस्ट में, मे बी बिकॉज कि उनका लेवल थोड़ा हाई सेट होता था, पर मैंने अपने कंसेप्ट एकदम क्लियर किए हुए थे। राइट राइट। सो जब नीट एग्जाम में मैं वही कंसेप्ट लगा रही थी तो वो यूजफुल हुआ। तो मॉक टेस्ट में स्कोर मेरा 600 अबव रहता था, पर 600 से 650 के बीच में रहता था। Right, कभी right, कभी right. 650 क्रॉस कर गया तो Right. फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता था। हाँ हाँ, राइट। बट आई थिंक वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस बनाए रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देते रहना वो बहुत ज़रूरी है ना, तो उससे एक आपकी हैबिट बनी रहती है। राइट, तो आपके भी ड्रीम्स रहे होंगे कि कॉलेज में जाके ये करेंगे वो करेंगे, एक इमेज होती है हमारे दिमाग में कॉलेज की। मेडिकल स्कूल में जब आप आए, फाइनली वीएमएमसी में स्टेप इन किया आपने, तो वो जो ड्रीम्स थे वो फुलफिल हुए या ब्रेक हुए? मैंने सोचा था कि नीट के बाद थोड़ा को करिकुलर जैसे गिटार वगैरह सीखना है या यूट्यूब चैनल खोलूंगी, सोचा तो बहुत कुछ था पर पता नहीं लेजीनेस या किसी चीज़ पे रह गया, अभी तक नहीं हुआ है। मे बी इन फ्यूचर Right. कर लूँ कुछ। और एज ड्रीम्स में ऐसा एंजॉय वगैरह करना हो तो कॉलेज में हो ही जाता है, कोई ना सोच के भी आया हो तो भी हो जाता है। राइट, एज पर्टिकुलर कोई हायर ड्रीम नहीं था कि अच्छा। बस थोड़ा जो पढ़ाई सा चल रहा था 11-12 में वो चीज़ नहीं होगी, एंजॉय भी करना है साथ साथ में। राइट। वो तो है। अब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस में आने के बाद भी? मतलब अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसे Right. पढ़ना है, कितना पढ़ना है। राइट अगर नहीं पढ़ रहा है रोज की रोज तो भी बच्चा एंड में पढ़ के पास हो सकता है। राइट और अगर कोई बच्चा डेली पढ़ रहा है फिर भी एंड में जाके दोनों के सेम मार्क्स देंगे, बराबर राइट marks राइट देंगे। राइट। तो ये नॉलेज कितनी गेन करनी है उस पर डिपेंड करता है। तो इतना नहीं पढ़ना होता जितना नीट टाइम में पढ़ना होता है। राइट, दिन का 1-2 घंटे पढ़ लो, ये भी बहुत मतलब होता है, काफी नहीं तो होता है। ये भी नहीं पढ़ते नहीं तो आप कितना पढ़ती हैं? मतलब ऐसा है कि मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी, या रोज मैं पढ़ते हो? डेली मतलब हर टाइम तो नहीं पढ़ती, पर डेली का ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट बुक खोल लूँ। अच्छा। ये ना हो कि आज मैंने बुक ही नहीं खोली, अच्छा, तो बुक right. खोल लेती हूँ कि क्या क्या हुआ और ये देख लो। राइट, तो आप डेली कुछ ना कुछ टाइम डिवोट करती हैं स्टडीज़ को। हाँ, तो उससे एग्जाम्स में इजी हो जाता है एंड में। हाँ मतलब लास्ट टाइम स्ट्रेस नहीं आता, वो डिफरेंस रह जाता है। फिर अगर कोई बच्चा लास्ट टाइम में बुक्स खोल रहा है तो फिर वो स्ट्रेस उसका राइट, ज़्यादा मतलब जो एंड में स्टूडेंट्स 1-1 घंटे ही 2-2 घंटे ही सो Right. पाते हैं, आप आराम से उस टाइम भी 7-8 घंटे की नींद ले लेते हो। ज़्यादा ओके, पर हाँ थोड़ा सा सो के चली जाती हूँ मैं। हाँ, थोड़ा उनसे ज़्यादा। राइट, ठीक है। अच्छा, हमारा मतलब मेरा जो एमबीबीएस स्कूल का आइडिया मूवीज़ देख के जो बना है, उसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस हमने देखी बहुत है ना, तो और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था रैगिंग। राइट, बट अब तो गवर्नमेंट का आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, तो उस एंगल पे तो नहीं होती। आप लोगों की क्या हुई थी, एंड अगर हुई थी तो किस तरीके की? हमारे क्या मतलब अब बाकी कॉलेजेस में, सभी कॉलेजेस में रैगिंग को ऑल्टरनेटिव टर्म दे दिया है, पीडीपी करके बोलते हैं अभी। अच्छा, तो रैगिंग तो नहीं होती है वैसे, वो Right. इंटरेक्शन टाइप ही होता है कि थोड़ा सीनियर से बॉन्डिंग हो जाए। Right, वो right, बस एक right. मीडियम है Right. कि थोड़ा बातें वगैरह करोगे, वो तुमसे एक्टिविटीज करवा लेंगे, फन हो जाएगा। और इवन जो जूनियर्स होते हैं वो खुद जाते हैं कि यार फन आएगा, चलो चलते हैं इसके पास, हाँ। आते कॉल्स करते हैं वो तो सीनियर को, मैम हमारी प्लीज पीडीपी ले लो। कि बॉन्डिंग बन जाती है काफी अच्छी। शुरू में डर लगता है कि पता नहीं क्या करवाएंगे, क्या कह देंगे, पर जब एक बार बात होना शुरू होती है तो फिर इंटरेस्टिंग लगता है काफी। राइट, तो आपने आपने हाँ, पार्टिसिपेट मैंने- किया था या नहीं? की थी, मतलब मैंने 3-4 बार किया था। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? शुरू में डांटते थे तो मेरे को, मैं थोड़ा ईगो पे ले जाती थी कि किस डांट के सिरे में अच्छा। तो फिर बाद में जब रियलाइज हुआ कि कोई नहीं, इन्होंने भी दिया अपने सीनियर को, इसलिए वो हमारी और हम भी तो लेंगे ना। तो Right. वो चीज़ थी, तो फन तो होता था।
हाँ राइट। एंड आई थिंक सीनियर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो ही जाता है ना, मतलब आपके हाँ, वो जर्नी में। मार्किंग्स वगैरह लेनी है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा तो इतना तो नहीं रहता कि पढ़ने चले जाओ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। राइट पर एटलीस्ट वो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देंगे एग्जाम्स के लिए कि तुम्हें ये पढ़ना है, तुम फालतू की चीज़ों में नहीं लगोगे। राइट तो गाइड तो वो कर देते हैं काफ़ी हद तक राइट। सीनियर्स। अच्छा अच्छा, हाँ तो उनका भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको काफ़ी हम्म। सारी चीज़ें समझ आ जाती होंगी ना। सही है सही है। इवन जो जैसे दूर से बच्चे आते हैं, अब वो अपने घर से तो दूर आ गए, तो Right. किससे बातें करें, बैचमेट से कर लिया, बैचमेट से नहीं तो सीनियर से बातें Right, कर ली right, कि right. मेरे को ऐसा थोड़ा मूड ऑफ है, हम्म। क्या करना चाहिए। हाँ तो आई थिंक एज अ मेंटोर भी जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं सीनियर्स जो हैं, तो उनके साथ बॉन्डिंग बनाना भी ज़रूरी है। आप हॉस्टल में ही रहते हैं? यस। अच्छा, तो हॉस्टल लाइफ कैसी रही है आपकी? हॉस्टल लाइफ शुरू में तो मेरे को लेट ही कॉलेज मिला था, लेट हॉस्टल मिला था। तो शुरू में तो सुनने में आता था कि सब ऐसे साथ में बैठ के, शुरू में तो होता है ना कि शुरू में सबको हॉस्टल मिलता है तो साथ में बैठ के मूवीज देख हाँ रहे हैं, हाँ हाँ। और कोई मैगी बना रहे हैं, वहाँ तक जा रही है मैगी, पूरे हॉस्टल में सर्कुलेट हो रही है थोड़ी सी मैगी। राइट। तो शुरू शुरू में तो काफ़ी इंजॉय करते हैं सब, फिर बाद में ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, एंड फिर भी इंटरेक्शन चलता रहता है दो ग्रुप्स के बीच में, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं पार्टीशन हो गया। तो हॉस्टल लाइफ गर्ल्स और बॉयज़ की बहुत अलग होती है, जहाँ पे मुझे सुनने में आता है गर्ल्स एकदम गाने सुन रही है हाँ। ना, एकदम सिंसेरिटी के साथ रह रही है, वही बॉयज़ में एकदम हुड़दंग मचा हुआ है। हाँ वो लोग वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप लोग भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तरीका अलग है। तो इसलिए तो हॉस्टल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक सबको एक बार तो। इंडिपेंडेंट रहना सीख जाता है बंदा अगर हॉस्टल में रह रहा है, तो अगर ले सकते हो हॉस्टल तो आई वुड प्रेफर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेज की, हॉस्टल प्रेफर करो। हाँ हॉस्टल मिल जाए तो वही लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। हॉस्टल लाइफ भी एक अलग ही लाइफ। हम ये देखते हैं यूजुअली आपका पहले अटेम्प्ट में हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं निकलता है राइट एग्ज़ाम, एंड वो कभी इधर कभी उधर और चीज़ों में भी रह जाते हैं, एंड प्रेशर कई बार इतना ज़्यादा आ जाता है दैट दे डिसाइड टू एंड देयर लाइफ। तो क्या नीट एग्ज़ाम ही एक एंड है, और कब एक स्टूडेंट्स को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि शायद ये एग्ज़ाम उसके लिए नहीं बना, बट देर आर एम्पल ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे कैन एक्सप्लोर, और वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वो देख सकते हैं? ये तो फैक्ट है कि नीट इज़ नॉट द एंड। आजकल के टाइम में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अन लाइक इतनी सारी, तुम एक सर्च करने बैठो कि तुम्हें एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या वो फील्ड्स मिल जाएंगी नीट के अलावा। इवन अगर तुमने नीट की तैयारी भी करी है, तुम्हारे नीट में कम स्कोर रह गया, तो तुम उस कम स्कोर से भी VDS है या और भी कैटेगरीज है, फील्ड्स है, उस पर जा सकते हो। एंड बाकी ड्रॉप लेना चाहिए हमें एक और या नहीं लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इस वाले नीट में जो तुमने प्रेजेंट नीट दी उसमें क्या स्कोर रहा है। अगर तुम्हारा 500 अबव रहा, या तुम्हें लगा कि शायद मैं थोड़ा और मेहनत करती या सिली मिस्टेक्स मेरी कम होती तो मेरा स्कोर थोड़ा और अच्छा आता, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर वन मोर ड्रॉप। पर अगर ऐसा हो रहा है कि लेस देन 300 हर कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स में रह रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि राइट यू शुड ऑप्ट फॉर समथिंग अनदर। एल्स। एंड फायदा भी नहीं है इतने लॉन्ग वेट करने का, क्योंकि मेडिकल जर्नी ही इज क्वाइट लॉन्ग। हाँ तो स्टूडेंट्स जो इस साल नीट अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए आपके अकॉर्डिंग लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लास्ट 2 मंथ्स में तो यही है कि अपने रिसोर्सेज थोड़े कम करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कोचिंग के पैकेजेस वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन इज द थिंग। और उसके साथ क्वेश्चन में मॉक टेस्ट ही क्वेश्चन सॉल्व करो, इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट में तो मॉक टेस्ट ही होने चाहिए, वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने दो तो होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं लास्ट के 2 मंथ्स में। एंड फिर उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करना इज मॉक टेस्ट से देखने से भी इम्पोर्टेंट। तो मॉक टेस्ट में कहाँ गलती है, क्यों गलती है, पढ़ा नहीं, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, या कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस चीज़ को फाइंड आउट करो एंड उसको फिर इम्प्रूव करो। उसी से स्कोर इम्प्रूव होगा, नहीं तो फिर राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें राइट। लास्ट क्वेश्चन, आपकी एडवाइस नीट स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल नीट अटेम्प्ट करने वाले हैं? अब जो नीट देंगे, फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, कि एक दिन पढ़ लिया अगले दिन नहीं पढ़ा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट रहो,
थोड़ा थोड़ा तो नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा ज़्यादा। नीट की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे अपना स्टडीज़ पे डिवोट होना चाहिए। देन हार्ड वर्क करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। यही चीज़ें फॉलो करोगे, आराम से नीट निकाल लोगे। क्योंकि नीट ऐसे कोई बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, Right. सीट्स कम है, इसीलिए कंपटीशन है। नहीं तो एज सच नीट का पेपर इतना टफ नहीं टफ आता। नहीं है, राइट तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी यशिका, एंड आई थिंक काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है, कितना कंसिस्टेंट वो कंटिन्यूसली रही। क्वेश्चन प्रैक्टिस के मामले में अराउंड 100 क्वेश्चंस से लेके 150 क्वेश्चंस रोज करना, एंड मॉक टेस्ट एनालिसिस वो बताती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप मॉक टेस्ट देने में लगा रहे हो उतना ही आप मॉक टेस्ट एनालिसिस में भी लगाओ। आई थिंक बिकॉज इन्होंने ये चीज़ें कंसिस्टेंटली की तो पहली अटेम्प्ट में स्कोर जो था वो 670 बियॉन्ड आया। अगर आप भी यही सब चीज़ें करेंगे तो ऐसा नहीं है, एंड उन्होंने बोला नीट एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, बच्चे भले ही ज़्यादा हैं बट एग्ज़ाम का एक फिक्स्ड पैटर्न है जिसको देख के आपको सारे क्वेश्चंस देने हैं, राइट। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ हम आते रहेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप चाहते हैं कि हम नीट एस्पिरेंट से पूछें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड कीप वॉचिंग, कीप चेकिंग आउट दिस स्पेस फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।